सो हेलो हेलो, वेलकम एवरीवन। इस सेशन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम लोग एक्चुअली में बात करेंगे कि आखिर जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जर्नल एंट्रीज ही पास करना नहीं आता, या यूँ समझ लो कि वो जर्नल एंट्रीज को रट लेते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रटने की। आप बेसिक रूल अगर आपको मालूम है जर्नल एंट्रीज का, वो भी मैं यहाँ बता दूंगा एक बार फिर से, तो आप एंट्री आराम से पास कर सकते हो, बहुत ईजिली मैनर में। और ये चीज़ मैं आपको अभी सिखा दूंगा 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर। आप बस ध्यान से इसको देखोगे और स्किप नहीं करोगे वीडियो को। ठीक है, फॉर्मेट के साथ मैं आपको बहुत ईजिली जर्नल एंट्री यहाँ पे सिखा देने वाला हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जर्नल एंट्रीज, पहले तो ये बात करें जर्नल एंट्रीज है क्या। देखो, जर्नल एंट्रीज कुछ है नहीं, ये एक टेक्निक है, एक मेथड है अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, जो भी एक्टिविटी होता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का एक तरीका है जिसका नाम है जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे बुक के तरीके से एक डेफिनेशन भी लिख दिया, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखो बुक क्या कहता है। द मीनिंग ऑफ जर्नल हैज बिन डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जर, विच मीन्स डायरी। ठीक है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री। आपके एमसीक्यू में ये आ सकता है कि जर्नल एंट्री क्या है, तो ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल या प्राइम एंट्री भी इसको कहते हैं। इन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में होता है? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है कि जब वो ट्रांजेक्शन एक्चुअली में अकर होता है उस टाइम में वो रिकॉर्ड होता है, डेट वाइज। सिंपल वर्ड्स में समझना, डेट वाइज। ठीक है, that is as and when they take place. Transactions recorded in the journal must be supported by reliable source document. इसको हम लोग कहते हैं वाउचर्स। जो भी जर्नल आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके साथ एक सपोर्टिंग होना चाहिए। ठीक है, और वो सपोर्टिंग हम लोग पंच करते हैं वाउचर्स में, और उसको फाइल में मेंटेन करते हैं, बॉक्स फाइल में। जिन बच्चों ने ऑफिस में काम किया उन्हें मालूम, उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही कोई भी एंट्री पास नहीं कर सकते। जो भी एंट्री पास करोगे उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, वही होता है आपका वाउचर कह लो उसको। ये आपके पास एक अलग थ्योरी चैप्टर है, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मस्ट बी सपोर्टेड बाय रिलायबल सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, लाइक कैश रिसिप्ट, इनवॉइसेस एंड अदर वाउचर्स। ठीक है, ये तो अलग अलग तरीका हो गया। यानी चलो हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल का, तो सबसे पहले याद रखना जिसके बुक्स में एंट्री होता है वो नाम आना जरूरी है। जैसे मान लो एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस के बुक्स में एंट्री कर रहे हो आप, तो आप लिखोगे एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेज या एक्स वाई जेड लिमिटेड। जो भी है, कंपनी है, इंडिविजुअल, ये सोल प्रोप्राइटर है या इंडिविजुअल है, जो भी है उसका नाम यहाँ पे आएगा। फिर हेडिंग आता है जर्नल, और ये फॉर्मेट बनता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, फिर डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। डेट, डेट बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले किस डेट को वो अराइज हुआ था। तो आप वो डेट, वो मंथ और ईयर लिखोगे। जैसे मान लो 1 जनवरी को अराइज हुआ, 1 जनवरी 25 को, तो आप ऐसे लिखोगे 1 जनवरी 2025। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट डेट मेंशन करना जरूरी है। डेट, मंथ एंड ईयर। अलग अलग स्टाइल होते हैं लिखने के। सेकंड, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर मतलब एक्चुअली पर्टिकुलर्स में हम लोग एंट्री लिखते हैं। जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको एक एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं पर्टिकुलर्स में। तो देखो, दिस कॉलम इज यूज टू रिकॉर्ड द टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज नेम ऑफ द टू अकाउंट्स अफेक्टेड बाई ट्रांजेक्शन्स आर रिटन। ये हम लोग देखेंगे कैसे होता है। पहले लाइन में लिखते हैं हम लोग वो अकाउंट जो डेबिट होता है, ये याद रखना है आपको। फर्स्ट लाइन में डेबिट वाला आइटम लिखाएगा और उसके साथ डेबिट वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं ये भी अभी देखेंगे। सेकंड लाइन में क्या करते हैं, जो क्रेडिट है वो लिखाता है, पर उसके साथ क्रेडिट वर्ड यूज नहीं होता। हाँ, टू एक यूज होता है थोड़ा स्पेस छोड़ के, वो भी अभी देखेंगे कैसे करते हैं। एंड थर्ड लाइन नरेशन लिखते हैं।
नरेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअली में ऊपर क्या हुआ, उसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देना है, बस एक ब्रीफ तरीके से, उसको कहते हैं नरेशन। तो 3 पार्ट में होता है, डेबिट, क्रेडिट एंड थर्ड लाइन में नरेशन। थर्ड कॉलम होता है लेजर फोलियो। ये लेजर फोलियो का आपका थ्योरेटिकली कोई यूज नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है, प्रैक्टिकली मैं बता दूं, आप इस लेजर फोलियो में रिकॉर्ड करते हो पेज नंबर ऑफ लेजर। जिस लेजर में वो एक्चुअली में रिकॉर्डेड है, वो जर्नल एंट्री जिस लेजर में पोस्टेड है, उसका पेज नंबर यहाँ पे डाला जाता है ताकि उसको कनेक्ट किया जा सके। पर थियोरेटिकली आपको इसका कोई यूज नहीं, आप इसको ब्लैंक ही छोड़ोगे। फोर्थ, डेबिट अमाउंट का कॉलम होगा, जो डेबिट वाला आइटम होगा वो फोर्थ कॉलम में जाएगा। क्रेडिट अमाउंट का कॉलम फिफ्थ कॉलम में जाएगा। ये हो गया फोर्थ कॉलम, ये हो गया फिफ्थ कॉलम, ठीक है। चलिए, इससे पहले कि हम लोग सीखे कि जर्नल एक्चुअली में कैसे पास करते हैं जर्नल एंट्री, मैं एक बार जल्दी से आपको रूल रिमाइंड करा दूं। मैं आपको बता दूं, मैं पहले आपको कराऊंगा जर्नल एंट्री बाय यूजिंग मॉडर्न रूल। याद है आपको मॉडर्न रूल जो होता है, डायमंड रूल या भी इसको कहते हैं। तो मॉडर्न रूल क्या कहता है, मॉडर्न रूल कहता है पूरे अकाउंट्स में टोटल 4 आइटम होते हैं। कई बार बुक्स में आपको 5 मिलेंगे, पर मैं कैपिटल को भी लायबिलिटी मानता हूँ, और है भी, मानना क्या है, कैपिटल कोई अलग टर्म नहीं, ये भी एक लायबिलिटी है, बट इंटरनल लायबिलिटी है। तो देखो रूल क्या है, पहला रूल, एसेट्स और एक्सपेंस के लिए सेम रूल होता है। अगर एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करोगे, डेबिट, ठीक है। डेबिट फुल फॉर्म है, इसका एब्रिविएशन डीआर लिखा जाता है ऐसे। और एसेट्स और एक्सपेंस अगर डिक्रीज करेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। क्लियर। चलिए, सेकंड क्या कहता है, लायबिलिटी, कैपिटल या इनकम, तीनों के लिए सेम रूल है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। अगर ये डिक्रीज करेगा तो क्या करोगे, डेबिट। बस इतना याद रखना आप। चलिए, इसी रूल को यूज करेंगे और हम सीखेंगे कैसे एंट्री पास करते हैं। इसको मैंने स्टेप्स में लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। मैंने इसको 5 स्टेप में तोड़ा है। सबसे पहला काम, आपको जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए, एटलीस्ट 2, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम वो कंपाउंड एंट्री में सीखेंगे। दूसरा स्टेप, उनका नेचर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन अकाउंट्स का क्या नेचर है। मैंने कहा था आपको 4 ही नेचर होगा, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम को रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। एक बार आपने नेचर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका इफेक्ट देखो कि बुक्स में क्या इफेक्ट है, आपके बुक्स में वो बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वो देखना है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रूल अप्लाई करना है, ठीक है। और रूल अप्लाई करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और एक बार ये मालूम चल गया तो एंट्री पास कर दो, बस इतना सही चीज है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल करके समझाता हूँ, ये मैंने आपके बुक से ही लिया है। देखिए, ये है आपके पास एक एग्जांपल। सीधा हम लोग आते हैं ट्रांजेक्शन पे। तो पहला ट्रांजेक्शन ये मैंने यहाँ नोट कर दिया, और आपके सुविधा के लिए मैंने इसे बना भी दिया है, बट बाकी हम लोग साथ साथ बनाएंगे अभी आपको, ताकि समझ आ जाए। ओके, चलिए देखिए पहला क्या है, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। अब यहाँ पे इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको कम से कम 2 अकाउंट ढूंढना है, तो आपको इसको एनालाइज करना होगा ध्यान से। पहले इसको समझो, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश की तरह समझो इसको। सहदेव एक आदमी है जो बिजनेस शुरू किया है, तो अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सहदेव क्या हुआ, सहदेव ओनर हुआ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसने बिजनेस शुरू किया है तो ऑब्वियसली ये ओनर होगा। मैंने आपको अपने बेसिक अकाउंटिंग वाले टर्म में सिखाया था कि जो ओनर होता है उसका नाम नहीं आता, उसके जगह पे क्या नाम यूज करते हैं हम लोग, कैपिटल। एक स्पेशल नाम दिया गया है इसको, कैपिटल। ओनर के जगह पे क्या नाम यूज होता है, कैपिटल, ताकि उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके दूसरे लोगों से। सहदेव नाम का कोई और आदमी भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सहदेव की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल। एक अकाउंट तो मिल गया, कैपिटल अकाउंट। स्टार्टेड, ये एक तो इंग्लिश वर्ड है, ये कोई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मायने नहीं रखता। अकाउंट्स में हम लोग को उन 4 चीजों में चाहिए, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी।
तो स्टार्टेड नहीं हो सकता, बिजनेस नहीं हो सकता, ये भी एक इंग्लिश वर्ड है, विथ ये भी एक इंग्लिश वर्ड है, प्रीपोजिशन, ये सब नहीं होगा। हाँ, कैश एक आइटम है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपको आप पढ़ा होगा आप लोग, मैंने वीडियो में भी डाल दिया है, बिना उसके इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपको याद होगा, कैश नाम का एक एसेट्स मैंने आपको सिखाया था। तो कैश हमारे काम का चीज है, एक वर्ड, एक अकाउंट मिल जाएगा आपको, कैश अकाउंट। तो चलिए, दो अकाउंट हम लोग को मिल गया, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। अब ये ऊपर नीचे आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने ऊपर से लिखा है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा है। आप चाहो तो कैपिटल को पहले लिख सकते हो, ठीक है। एनीवे, पहले मैंने कैश लिखा है तो कैश की बात करें। कैश का नेचर क्या होता है, देखो हमने पहला हेडिंग कंप्लीट कर लिया, अकाउंट से दो अकाउंट ढूंढ लिया। अब इसका नेचर पता लगा। नेचर का मतलब हो गया एसेट, एक्सपेंस, इनकम या लायबिलिटी, इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। तो कैश क्या है, कैश एसेट है, ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल एक लायबिलिटी होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी। अब इन दोनों का इफेक्ट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ेगा, ये बताओ। तो देखो, जब हम लोगों ने बात किया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, ये ओनर होता है, ये बिजनेस होता है। एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो क्या कहता है, मान लो ये ओनर है सहदेव और ये है इसका बिजनेस। तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अलग आदमी है और ये एक अलग आदमी है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर इसने बिजनेस शुरू किया और इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, पूंजी लगाया, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, कैपिटल का, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो बुक्स बनेगा, इसका जो बैलेंस शीट बनेगा, उस बुक्स में दो बातें होंगी। पहला, इसके पास कैश आएगा, कितना, 5 लाख, 5 लाख का कैश आएगा इसके पास। एक बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि इसके पास एक लाइबिलिटी भी आएगा, कैपिटल 5 लाख का। जैसे अगर ये दोनों अलग अलग है, आप किसी से पैसे लेते हो 5 लाख रुपया, तो आपके पास दो बातें होती हैं। पहला, एक तो आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है, कैश नाम का एसेट इंक्रीज करता है। ये देखो, कैश नाम का एसेट इंक्रीज करता है, ये इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, जब बैंक से लोन लेते हो तो लोन, यहाँ पे लोन का नाम क्या है, कैपिटल। वो कैपिटल नाम का लायबिलिटी भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो देखो, दोनों इंक्रीज किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको रूल लगा देना है। तो मैं आपको एक बार रूल याद दिला दूं। रूल क्या कहता था, एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। कैश एसेट है, इंक्रीज किया तो कहां लिखे हम लोग, डेबिट साइड में। चलो नेक्स्ट, लाइबिलिटी अगर ये इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। देखिए अपने आप ये एडजस्ट हो गया, सेट कर गया। लाइबिलिटी ये इंक्रीज करेगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्लियर। तो ऐसे आपको एंट्री पास करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ओके, आपने जो गुड्स परचेज किया उसको उसको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। उसका एंट्री कैसे पास करो, दो अकाउंट ढूंढना है आपको सबसे पहले। तो चलिए दोनों अकाउंट ढूंढते हैं। पहला तो गुड्स, मैंने आपको कहा था जब भी गुड्स आएगा तो गुड्स के लिए कुछ 5 स्पेसिफिक टर्म है, उसमें से एक टर्म होता है परचेज। तो एक अकाउंट तो आ जाएगा परचेज, परचेज अकाउंट एक आ जाएगा। दूसरा अकाउंट आएगा, आपने गुड्स खरीदा है कैश में, तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। ओके, परचेज क्या होता है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस होता है। परचेज क्या है, एक्सपेंस, और ये इंक्रीज करेगा, जितना परचेज करोगे एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा डेबिट। कितना परचेज किया आपने, 20,000, तो ये डेबिट हो जाएगा। और जैसे आप परचेज करोगे तो कैश, कैश क्या होता है आपके लिए, एसेट। कैश नाम का एसेट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो जैसे कैश पे करोगे तो मेरे पास से कैश क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। रूल अप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड में आ जाओ,
परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट, यहाँ देखो क्रेडिट वर्ड यूज कर लिया है। तो जब भी किसी से उधार में सामान लेते हैं ना तो उसका पार्टी का नाम आ जाता है, कैश नहीं आता। तो यहाँ भी अगेन सेम चीज होगा, परचेज अकाउंट और एक होगा रघुवीर अकाउंट। जिस पार्टी से आपने उधार में सामान लिया उसका नाम आता है, और क्योंकि ये एक पर्सन है तो इसके नाम के साथ अकाउंट लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो परचेज क्या है आपके लिए, अगेन एक्सपेंस। फिर आपने खरीदा सामान तो इंक्रीज करेगा, और कितने का, 25,000 का, ये भी हो जाएगा डेबिट। रघुवीर कौन है, तो देखो एज पर मॉडर्न रूल रघुवीर एक बंदा है, एक आदमी है जिससे आपने उधार में सामान लिया, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिटर। जिससे उधार में सामान लेते तो क्या कहते हैं, लेनदार, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपके लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये है तो क्रेडिटर, पर क्रेडिटर का नेचर क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि रूल लाइबिलिटी पे लगेगा। और ये भी क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, जितना आप उधार सामान लोगे लाइबिलिटी आपका बढ़ेगा। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज करता है ना तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ये क्रेडिट साइड में नोट करेंगे हम लोग। चलो फोर्थ नंबर देखो क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस। आपने फर्नीचर परचेज किया कहां से, फैंसी फर्नीचर हाउस से, ऑन क्रेडिट, साफ साफ बोल दिया। अगेन आपने उधार में खरीदा, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट होगा। अगेन आपके लिए क्या वर्ड आएगा, परचेज, परचेज अकाउंट, और पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे, तो फैंसी फर्नीचर हाउस, फैंसी फर्नीचर हाउस। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जगह थोड़ा कम है। तो परचेज आपके लिए क्या है, अगेन एक्सपेंस है। फैंसी फर्नीचर हाउस क्या हो जाएगा आपके लिए, अगेन लायबिलिटी, मतलब क्रेडिटर हो जाएगा। एक तरफ से आपका एक्सपेंस बढ़ गया, दूसरा आपका लायबिलिटी, ठीक है, वो भी आपका बढ़ गया। तो इसका एंट्री क्या होगा, देखो कितने का था, 1,50,000, 1,50,000, कितने से आपका बढ़ गया। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब देखो सेल्स, परचेस करते हो तो एक्सपेंस है, जब सेल करो तो क्या हो जाएगा, इनकम, क्योंकि पैसे आते हैं मेरे पास। यहाँ पे क्या होगा, एक तो होगा कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं आपके पास, कैश इंक्रीज कर रहा है। कैश क्या है, एसेट है, और एसेट इंक्रीज कर रहा है। कैश एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। दूसरा, आप सेल कर रहे हो तो आपका सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स क्या है, इनकम, सेल्स क्या है, इनकम है बिजनेस के लिए, ये भी इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इस तरह से एंट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट, अगेन सेल्स है, बट पार्टी का नाम दे दिया और क्रेडिट बोल दिया। नाम भी बोलता क्रेडिट और पार्टी का नाम देता, हम क्या मानते हैं, उधार में बिका है। तो उधार में जब बिकता है तो पार्टी का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, अच्छा युवराज कौन है, तो युवराज वो आदमी है, युवराज वो आदमी है जिससे आपने उधार में सामान लिया, ठीक है। तो जब उधार में सामान बेचा, तो जिसको उधार में सामान बेचते हैं ना वो देनदार होता है, उसको क्या कहते हैं, डेटर। तो उसका नाम लिखते हैं युवराज। यहाँ पे अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं, पर्सन है। तो युवराज आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए एसेट हो गया, ठीक है। युवराज आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। और जितना आप उधार में सामान बेचोगे ना, मतलब डेटर जो आपका है वो इंक्रीज करेगा। और जब एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट। कितने का सामान था, 50,000 का। चलो दूसरा, सेल्स, आपका सेल्स भी तो हुआ। सेल्स क्या है आपके लिए, इनकम। सेल क्या है, इनकम, ये भी तो इंक्रीज किया। उधार में बेचो चाहे कैश में बेचो, सेल्स तो बढ़ा, इनकम तो बढ़ा मेरा। तो इनकम जब इंक्रीज करता तो क्या होता है, वो क्रेडिट। तो यहां पे लिखोगे इस तरह से। नेक्स्ट, कैश पे टू रघुवीर 20,000, आपने रघुवीर को पैसे पेमेंट किए 20,000। ओके ठीक है, रघुवीर को क्यों पेमेंट किया होगा पहले आपको देखना पड़ेगा, रघुवीर है कौन। तो यहाँ देखो रघुवीर था ऊपर में, आपको कनेक्टेड एंट्री दे सकता है। रघुवीर ये है, रघुवीर से हम लोगों ने उधार में सामान लिया था 25,000 का, अब उसको पेमेंट किया है। तो जाहिर सी बात है जब आप पेमेंट कर रहे हो, रघुवीर कौन था, क्रेडिटर, लायबिलिटी, लायबिलिटी को पेमेंट करो तो लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ देखो एक तरफ तो आपके पास से कैश गया तो कैश डिक्रीज किया, दूसरा लायबिलिटी भी डिक्रीज किया।
तो रघुवीर को जब पेमेंट करोगे तो रघुवीर नाम का जो लाइबिलिटी है आपका वो डिक्रीज करेगा। कितना पेमेंट किया आपने? 20,000। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। दूसरा, पेमेंट आपने कैसे किया? तो कैश में किया। कैश क्या है आपका? एसेट। एसेट जब पे करोगे तो एसेट भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा क्रेडिट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, एक बार लगेगा, धीरे धीरे आपको आप भी जल्दी जल्दी करने लगोगे। ये सब ना दिमाग में होना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम युवराज 15,000। तो कैश रिसीव, युवराज कौन था? जिसको आपने उधार में सामान भेजा, युवराज को उधार में सामान बेचा था। तो जैसे डेटर पेमेंट करता है ना, तो डेटर भी डिक्रीज करता है और आपके पास कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज कर रहा है। तो एक तो आपके पास कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश क्या है? आपका एसेट है। जैसे पैसे आएंगे तो वो इंक्रीज कर जाएगा। कितना पैसा आया? 15,000। और युवराज नाम का आदमी जो डेटर था आपका, अब वो नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा इतने से, जितना उसने पेमेंट कर दिया। ये भी आपका एसेट था। जब इसने पेमेंट कर दिया तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा ना, ये डिक्रीज कर जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट है पेड रेंट। रेंट पेमेंट किया आपने। रेंट क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है, क्योंकि पे कर रहे हो। तो रेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब पेमेंट कर दिया तो वो डिक्रीज कर गया, ठीक है, एक्सपेंस खत्म हो गया। और क्या हुआ? आपने कैश पेमेंट किया तो एक आ गया कैश। तो एक तो एक्सपेंस था, एक्सपेंस अक्रू अराइज हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ एक्सपेंस, तो उसको डेबिट कर देंगे। कितना रेंट था? 10,000। जैसे अराइज हुआ मैंने उसको पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, वो खत्म हो गया, पर बदले में मेरे पास से कैश भी तो चला गया। कैश क्या था मेरे पास? एसेट। एसेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो 10,000 मेरे जेब से कैश चला गया, तो वो क्रेडिट हो गया। तो ऐसे बनाते हैं इसको। ये काम आपको दिमाग में करना है, कॉपी में नहीं। आपको कॉपी में कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है। देखो, ये परफॉर्मा है। डेट, डेट तो मैंने दिया नहीं था, जो भी डेट होगा आप यहाँ डेट लिख देना। और उसके बाद जो भी डेट हो यहाँ पे देखो एंट्री, पहला एंट्री हम लोग ने यहाँ पे किया था ना, कैश और कैपिटल, एसेट्स लायबिलिटी, इंक्रीज इंक्रीज 5 लाख 5 लाख। इसको पोस्ट ऐसे करेंगे, देखो कैश लास्ट में डेबिट लिखते हैं और डेबिट वाली कॉलम में लिखते हैं अमाउंट। फिर टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं टू। ये स्टाइल है लगाने का, इसका कोई लॉजिक नहीं है। टू, जो क्रेडिट टर्म है कैपिटल अकाउंट वो लिखते हैं और उसका अमाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं। और ये कहलाता है नरेशन। ये क्या कहलाता है? नरेशन। कई बच्चों को इसमें बहुत परेशानी होती है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन भी नोट कर दोगे तो भी चल जाएगा। एक बीइंग वर्ड ऐड कर देना और लिख देना। जैसे मैंने सिंपल लिख दिया, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे इधर लिख दो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, इतना लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। और ये लाइन जरूर खींच देना, इसका मतलब होता है कि ये एंट्री यहाँ पे क्लोज होगा, पूरा नहीं खींचना है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ यहां तक खींचना है। अमाउंट तो अभी चल ही रहा है, अमाउंट का लास्ट में टोटलिंग होगा, ये ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, ये लाइन ये इंडिकेट करता है। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका देखोगे ऐसे ही होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सबका कंप्लीट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे यही चीज एज पर गोल्डन रूल। आज नहीं करते वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज सिर्फ मॉडर्न रूल पे छोड़ देते हैं। यही चीज हम लोग एज पर गोल्डन रूल भी आपको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके। क्योंकि कई सारे बच्चे आज भी गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, उनके टीचर्स फॉलो करवाते हैं। बट मेरी आपसे सजेशन है कि आप गोल्डन रूल नहीं फॉलो करें, आप मॉडर्न रूल फॉलो करिए, आगे चल के आपको बहुत सहूलियत होगी, ओके। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।